नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर के मामले से सरकार का पीछा नहीं छूट रहा है। अभी एक दिन पहले ही जहां नौसेना के अधिकारी ने ये कहा कि सीज फायर को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई नई बातें बताई, कई नई खुलासे किए और ये भी स्वीकार किया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को नुकसान हुआ। और अब विदेश मंत्री जो इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको ये सारी जानकारी थी। जो कुछ भी बातचीत हुई है ऑपरेशन सिंदूर के समय, ये भी पता लगा कि भारत पर पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर की, उनके सामने की, तो उन्होंने ये बात बताई है। और उसके बाद ही पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए और जिस तरह से ये हमले हुए हैं और उसमें भारत को नुकसान हुआ, जिसकी चर्चा कल के कार्यक्रम में हमने की थी कि किस तरह से इंडोनेशिया में नौसेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार ने कही है। तो ये मुद्दा सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है और सरकार है कि उस पर कुछ स्पष्ट तरीके से बताना नहीं चाहती है। लेकिन संसद का सत्र भी अब आने वाला है, मानसून सत्र। सरकार ने उस पर सर्वदलीय बैठक तो बुलाई नहीं, संसद का विशेष सत्र भी नहीं बुलाया। लेकिन आने वाले दिनों में जब 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा, तब सरकार का पीछा एक बार फिर ये मुद्दा पकड़ेगा, क्योंकि इस पर सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। वहीं यू टर्न लेने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी कल ही महाराष्ट्र की सरकार ने, 2 दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार ने त्रिभाषा फॉर्मूले पर यू टर्न लिया और अब बिहार में जिस तरीके से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा था, उसमें गहन छानबीन की जा रही थी और उसमें कई दस्तावेज मांगे जा रहे थे, मतदाताओं के माता पिता के भी जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे थे। उसमें भी कुछ हद तक यू टर्न लिया है चुनाव आयोग ने और उसमें अब संशोधन किया है कि 1987 से पहले 2003 तक, जो 2003 की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम हैं, उनसे प्रमाण पत्र नहीं मांगे जाएंगे, जन प्रमाण पत्र। यानी बिहार में जिस तरीके से इस मुद्दे पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर विरोध हो रहा था, उस पर हंगामा मचा हुआ था। उस हंगामे को देखते हुए सरकार, चुनाव आयोग को यू टर्न लेना पड़ा है, उसमें संशोधन करना पड़ा है। और भी तमाम खबरें हैं ओडिशा से, जिस तरीके से वहाँ पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है। उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उनके दफ्तर के बाहर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, कुछ उसमें गिरफ्तार भी हुए, कुछ के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरीके से वहाँ जो घटना हुई है, वो उससे पूरा देश हैरान है कि ये इस तरह की अराजकता की एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके ही दफ्तर के बाहर किस तरीके से पीटा जा रहा है। इन सारी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर, जिससे सरकार एक बार फिर अपने ही जो इस मुद्दे हैं और अपनी ही जो बातें हैं, उनमें किस तरीके से घिरी हुई है। अमलेंदु जी, ये सारी बातें नौसेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार, जिनकी चर्चा हम लोगों ने की कल, और उन्होंने वहाँ पर एक सेमिनार में जो बातें कही थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो इंटरव्यू में वहाँ पर कहा है अमेरिका में, बहुत चीज़ें, उनके सूत्र अगर देखे जाएं तो एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, हालांकि बहुत बचते बचाते हुए बोले हैं इस बार एस जयशंकर। और पिछली बार जैसे उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम जो आतंकवादी अड्डों पे हमले करेंगे और आपके सैन्य ठिकानों पर, नागरिक उस पर हमले नहीं करेंगे। इस तरीके से कहने से तो बचे हैं, लेकिन जो कहा है उन्होंने, उससे भी प्रतिध्वनि यही निकल रही है कि जो ट्रंप दावा कर रहे हैं उसका समर्थन करते हुए शायद एस जयशंकर नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ट्रंप की जो है डील की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। न्यूज़ वीक के साथ उन्होंने चैट में जो है वो बातें बहुत सारी कही हैं और जो उन्होंने कहा उसमें ये भी उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस समय जेडी वेंस उपराष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया, उस समय वो वहाँ मौजूद थे। ये उनका कहना है, उस कमरे में मौजूद थे एस जयशंकर, और इसलिए उन्होंने ये बताया कि क्या क्या बातचीत हुई, ये उन्होंने बताया है। अब जो बातें उन्होंने बताई हैं समीर जी, वो बड़ी खतरनाक बातें हैं। अब उन्होंने बताया कि 9 मई की रात को जब जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि अगर हमने कुछ बातें स्वीकार नहीं की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़े हमले करेगा।
अब ये कह रहे हैं, अब ये डील थी या क्या थी, अब ये तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जेडी वेंस ने कहा कि अगर हमने कुछ बातें स्वीकार नहीं की तो पाकिस्तान बहुत बड़े हमले करेगा। ट्रंप यही कह रहे हैं कि मैंने डील का हवाला देकर कहा था कि इसको रोको, वरना जो हम डील खत्म कर देंगे। तो अब आखिर वो क्या चीज थी कि जिसको मानने के लिए जेडी वेंस ने कहा और भारत ने नहीं माना, इसको नहीं बताया एस जयशंकर ने। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एस जयशंकर आधी इस बात क्यों बोल रहे हैं, पूरी बात क्यों नहीं बताते कि जेडी वेंस ने वो क्या बातें कहीं कि जिनको नहीं माना जाएगा तो पाकिस्तान बहुत बड़े हमले करेगा। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि उसके बाद प्रधानमंत्री जो थे वो धमकियों के आगे नहीं झुके और उन्होंने संकेत दिया कि हमारी ओर से भी जवाब दिया जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त हमला किया। ये कह रहे हैं एस जयशंकर साहब। तो अब यही सवाल उठता है कि आखिर जेडी वेंस ने क्या धमकियां दी थी, क्या कहा था कि आप इन शर्तों को मानिए वरना पाकिस्तान हमले करेगा, वो शर्तें उन्होंने नहीं बताई हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेडी वेंस ने कहा क्या था। जी बिल्कुल, जेडी वेंस ने कहा क्या था और किस वजह से भारत तैयार हुआ है सीज फायर के लिए, और जो धमकी की बात कह रहे हैं कि जो जेडी वेंस ने बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़े हमले करेगा, तो अगले दिन उसने हमला किया भी, हालांकि उसका जबरदस्त तरीके से जवाब दिया गया। लेकिन इन सारे मुद्दों पर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया जा रहा था, उसके बाद उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, क्या कितना भारत को नुकसान हुआ है, क्योंकि उन हमलों में राजनीतिक हस्तक्षेप की बात भी आई है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि सेना के बड़े अधिकारी ने इस बात को बताया है। इंडोनेशिया में उन्होंने एक सेमिनार में इसका जिक्र किया है। और उसके बाद सबसे जो बड़ा सवाल है कि सीज फायर के लिए भारत कैसे तैयार हुआ, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। इसी सवाल के जवाब के लिए मांग की जा रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए, प्रधानमंत्री इसके बारे में बोले, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। हालांकि इसका जो लाभ लेने की कोशिश है वो ज़रूर शुरू हो गई, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फ़ायदा लेने का प्रयास किया गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं। और जो फाइटर प्लेन्स के जो लड़ाकू विमानों के नुकसान की बात आ रही है, उन लड़ाकू विमानों के पायलट कहाँ हैं, उनके बारे में भी अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। और ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इस तरह की जानकारी क्यों छिपाई जा रही है। निश्चित तौर पर इस पर विपक्ष एक बार अब फिर घेरेगा, लगातार इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इनका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। बड़ा सवाल तो ये है अमलेंदु जी कि सवाल तो बहुत पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार उनका जवाब दे ही नहीं रही है। यानी वो इस लोकतंत्र में विपक्ष को कितना महत्व देती है ये समझ में आता है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं और ये जवाब भी नहीं मिल पा रहा है कि आखिर जब आपने स्वीकार कर लिया, सेना के अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं, हमारे सीडीएस स्वीकार कर चुके कि जहाज़ों का नुकसान हुआ, तो जहाज़ों का नुकसान हुआ तो जहाज़ों का नुकसान कहाँ हुआ, भारत की सीमा में हुआ या पाकिस्तान की सीमा में हुआ, यह महत्वपूर्ण बात है। अगर भारत की सीमा में हुआ तो चलिए उन पायलटों का फिर क्या हुआ, जैसे आपने भी सवाल किया और लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, टीवी डिबेट्स में विपक्ष के प्रवक्ता लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सेना के पूर्व अफसर जो है कई सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर उन पायलट्स का क्या हुआ। एक वो कैप्टन शिवानी सिंह को लेकर वो बार बात चल रही है कि कोई कैप्टन शिवानी सिंह है, वो कहाँ है, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो ये इसके बारे में अब तक क्या हुआ ये कोई सरकार क्यों नहीं बता पा रही है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा है। विपक्ष की लगातार ये मांग है कि इस पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री उपस्थित हों और पूरी जानकारी दें कि क्या हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री तो फिर विदेश यात्रा की तैयारी में है और अब तो लंबी यात्रा, कल से उनकी 9 दिन की यात्रा होने वाली, कई देश में घूमने जाएंगे। अब 5 देश जाएंगे, 9 दिन की यात्रा पर जाएंगे। तो अब जब यात्रा पर जा रहे हैं और जो उधर एस जयशंकर हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने हमला किया उसके बाद अगली सुबह, यानी रात में हमला किया पाकिस्तान ने, सुबह ही मार्को रूबियो ने उनको फोन किया एस जयशंकर को और कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार हैं। अब ये बताइए पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार क्यों, जब पाकिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तानी बातचीत के लिए क्यों तैयार क्यों हुए? पाकिस्तान हमला भी कर रहा है, फिर पाकिस्तान ही बातचीत भी करेगा, धमकी भी दे रहा है, तो ये सारी बातें गड्ढमड्ढ हैं। तो एस जयशंकर साहब को और सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व के दबाव के कारण उनको कार्रवाई करने से रोका गया, उस दबाव ने कार्रवाई करने से रोका, यही कहा गया उस दबाव से रोका गया। और फिर जब राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं मानी तब पाकिस्तान पे हमला किया सेना ने और उसके बाद पाकिस्तान जो था घुटनों पे आया।
मतलब कैप्टन शिव कुमार का जो कथन है उसके मुताबिक तो यही है कि राजनीतिक नेतृत्व ने यानी सरकार ने रोका कि आप पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन जब भारत के जहाज गिरे तो 2 दिन बाद फिर भारत की सेना ने जो पलट के हमला किया तो उसमें सरकार से शायद अनुमति नहीं ली, क्योंकि ये उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि अनुमति ली कि नहीं ली, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको रोका और उसके बाद हमने जो जवाब दिया उससे पाकिस्तान घुटनों पे आया। ये कैप्टन शिव कुमार का कहना था। और उन्होंने शहबाज शरीफ का वो वक्तव्य भी सुनाया जिसमें शहबाज शरीफ कहते उसने जाते हैं कि भारत ने नूर खान एयरबेस जो है उस पर हमला किया और रात के 2:30 बजे जो है वो आसिम मुनीर ने जो उनको जगाकर बताया कि भारत ने हमला कर दिया है, ये बताया। और उसी के बाद जो था वो तुरंत सीज फायर की घोषणा होती है शाम को 5 बजे। तो ये सवाल उठाए कि आखिर शाम को 5 बजे कैसे हुई, और सुबह जब वो बता रहे कि उनको फ़ोन किया अगली सुबह, यानी 9 तारीख की बात हुई और 10 तारीख की सुबह जब रूबियो ने फ़ोन किया उनको कि पाकिस्तान बातचीत करने के तैयार है, तो ट्रंप का दावा तो आप सही साबित कर रहे हैं फिर। जी। और देखिए स्पष्ट तरीके से बता भी नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, उन्होंने रूबियो ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं आपको केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि क्या हुआ, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं। ये आखिरी लाइन, अब चूंकि हम उनका बयान सुनवा नहीं सकते हैं, वो किस कॉपीराइट का मसला है, उन्होंने किसी और को इंटरव्यू दिया, लेकिन उसकी आखिरी लाइन जो कह रही है ये और भी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रही है। वो सीधे तौर पर कह रही है कि आप जो समझ रहे हैं बात तो वही है। हाँ, यानी इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं ट्रंप का दावा गलत नहीं है। इसका मतलब एस जयशंकर ये कहना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने पहले ये कहा कि नहीं ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं, पहले ये भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन आखिर में जो कहा उन्होंने, और फिर वो बता रहे हैं कि 10 तारीख की सुबह जो है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो हैं उन्होंने एस जयशंकर को फोन किया और कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार है। और 10 तारीख की शाम को ही जो है ट्रंप घोषणा करते हैं कि रात भर हमारी बातचीत चली है भारत और पाकिस्तान से, और मार्को रूबियो जेडी वेंस को बधाई देते हैं ट्रंप, और सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सेना के अधिकारियों की कहा जाता है कि पाकिस्तान के DGM ने फोन किया और हमने सीज फायर कर दिया। और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो हमारा सैन्य नेतृत्व है वो ये साफ तौर पर कहता हुआ सुना जा सकता है, उसकी प्रतिध्वनि जो है वो यही समझी जा सकती है कि सीज फायर राजनीतिक नेतृत्व ने किया, सेना ने हमारी कोई सीज फायर नहीं किया, यानी सेना दबाव में थी राजनीतिक नेतृत्व के। और यह बात गलत है जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया था कि सेना को खुली छूट दी गई, सेना को खुली छूट नहीं दी गई। यही तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब सेना वहां पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, आतंकी कैंप नष्ट किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में सीज फायर क्यों किया गया? और सीज फायर दबाव में किया गया, चूंकि इस दबाव के बारे में बार बार डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर रहे हैं, और वो दबाव धीरे धीरे कई जो अन्य बयान है, चाहे वो सेना के अधिकारियों का हो या फिर एस जयशंकर का बयान हो, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से सीज फायर के लिए दबाव था, लेकिन सरकार उस पर स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं कह रही है। कांग्रेस पार्टी की आज फिर उस पर प्रतिक्रिया आई है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और सीज फायर को लेकर। जयराम रमेश ने कुछ लिखा है, उस पर कोई बयान जारी किया है। हाँ, सीज फायर पर नहीं, जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं आज विदेश यात्रा, उसको लेकर उन्होंने जुड़ा है, उसमें बहुत सारी बातें रक्षा अधिकारियों की बातें भी उसमें आई हैं। बिल्कुल, उसमें जयराम रमेश लिख रहे हैं कि जैसे ही हालात मुश्किल हुए तो खुद को 56 इंच बताने वाले निकल लिए। वही हालात किसी की बात कर रहे हैं कि जी हाँ। और आगे लिख रहे हैं कि सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर PM, अच्छा ये उनके लिए विशेषण इस्तेमाल कर रहे हैं, सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर PM 5 देशों के 8 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वे कम से कम 4 ऐसे मुद्दों से भाग रहे हैं जो इस समय देश को झकझोर रहे हैं। मणिपुर, जहां वे आज तक नहीं गए, राज्य में डबल इंजन सरकार के पटरी से उतरने के बाद सामान्य जीवन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। नंबर 2, रक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया खुलासा कि प्रधानमंत्री के फैसलों के चलते ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2 दिनों में भारत को नुकसान झेलना पड़ा। तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार बार किया गया दावा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया और इसके लिए ट्रेड डील को लालच और दबाव के रूप में इस्तेमाल किया। चौथा, पहलगाम के आतंकियों को 70 दिन बाद भी पकड़ने में नाकामी, जबकि इनका संबंध पुंछ और गगनगीर व गुलमर्ग के हमलों से भी हो सकता है। तो ये सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं और ये कह रहे हैं कि जब सवालों का जवाब देना होता है तो प्रधानमंत्री फिर विदेश यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। और अब वो 5 देशों की यात्रा पर कल से निकल रहे हैं, 9 दिन के लिए बाहर रहेंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें इन्हीं सवालों का कोई जवाब नहीं आना है। विदेश मंत्री भी इस समय अमेरिका में है और वहाँ पर क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। विदेश मंत्री ने जो एक विशेष इंटरव्यू में बातें कही हैं वो स्पष्ट कर रही हैं
कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के लिए और सीज फायर के लिए भारत पर दबाव था और उस दबाव के आगे सीज फायर के लिए तैयार हो गया भारत, जबकि सेनाएं आतंकवादियों के कैंप को नष्ट कर रही थी पाकिस्तान के भीतर। हाँ बिल्कुल, जब सेना जो थी वो हमारी पाकिस्तानी जो अड्डे थे आतंक के, उन पे हमला कर रही थी और पाकिस्तान की सेना ने जब यहाँ हमले किए, और ये कैप्टन शिव कुमार ने कहा भी था कि हमसे कहा गया कि आप उनके उस पर हमले मत कीजिए, सेना के उस पर, लेकिन पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। हाँ, बिल्कुल। ये साफ तौर पे मना कर रहे हैं, हमें तो मना कर रहे हो, पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, हमारे विमान गिरा दिए, हमारे ड्रोन गिरा दिए, मतलब यहाँ उसने हमला कर दिया पाकिस्तान ने। ये साफ तौर पर था वो कहा गया कैप्टन शिव कुमार की तरफ से। और उसके बाद फिर भारत ने जो की सेना ने जो पलट कर जब अमेरिका पे उस पर पाकिस्तान पे हमले किए, तब फिर पाकिस्तान जो है घुटनों पे आया, ये बात कही जा रही है। तो समीर जी, यहाँ साफ तौर पर समझ में आ रहा है, जो कांग्रेस ने भी आरोप लगाया और विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सेना के हाथ बांधे गए, सीज फायर सेना की सहमति से नहीं हुआ, राजनीतिक नेतृत्व खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में हुआ। और ये अब साफ तौर पर आ गया है, जो एस जयशंकर का बयान है वो ये बता रहा है, आखिरी लाइन में जो कह रहे हैं कि मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको तय करना है क्या नहीं करना है, वो इसका मतलब साफ तौर पर कहना ये चाहते हैं कि वो खुलकर नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दबाव में सीज फायर की घोषणा करवाई, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य ये समझा जा सकता है। वरना एस जयशंकर साहब जो है स्पष्ट रूप से बताएं कि आखिर हुआ क्या था 9 तारीख की रात से और 10 के बीच में जो रात थी, उसमें क्या क्या हुआ, सारी बातें स्पष्ट तौर पर बताएं, चूंकि वो कह रहे हैं उस कमरे में मौजूद थे जी, जिसमें प्रधानमंत्री को फोन पे बातचीत जे डी वेंस ने की, और बता रहे हैं कि अगली सुबह जो उनके पास मार्को रूबियो का फोन भी आया एस जयशंकर के पास। बिल्कुल, उस बहुत महत्वपूर्ण बात एक बार उसको फिर से हम दोहराना चाहेंगे, जो बता रहे हैं एस जयशंकर विदेश मंत्री, कि आखिर इस बातचीत के बाद, यानी जे डी वेंस और प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो ने उनसे क्या कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे फोन किया और कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले ये हमला कर चुके हैं, उसके बाद वो बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं 10 तारीख की सुबह। हाँ, और 10 तारीख की सुबह, 10 मई की सुबह। इसलिए मैं आपको केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि क्या हुआ, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये एक बहुत उनका ये बयान जो है, और ये रहस्यमयी बयान जो आखिर में उन्होंने कह दिया कि इसको आप समझ लीजिए कि क्या है, मैं नहीं कह सकता हूं, ये बहुत सारे सवालों के अपने आप जवाब दे रहा है अमलेंदु जी, और ये भी बता रहा है कि ये सारे जवाबों से सरकार भाग क्यों रही है और इन जवाबों को छिपाया क्यों जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये लगातार पूछा जा रहा है और इसके जवाब अभी तक जो है कोई नहीं मिल रहे हैं कि आखिर सरकार जो है वो संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाना चाहती इस मसले को लेकर। पूरे विपक्ष की मांग है, और लेकिन ये बुलाया नहीं जा रहा है संसद का विशेष सत्र जो है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, और ये गड़बड़ झाला क्या है इसको बताया जाना चाहिए, जो कि वो नहीं बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसको लेकर और बताया नहीं जा रहा है, लेकिन सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह मुद्दा अभी सरकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और देश के बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें हैं। पूरी की पूरी विदेश नीति दांव पर लगी हुई है, और यह कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी व्यापारिक डील हो रही थी जिसके आगे सीज फायर के लिए भारत तैयार हो गया, उस डील का भी खुलासा होना चाहिए। और देखिए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत जो है वो डील के लिए तैयार हो गया है, उसके साथ हम एक बड़ी व्यापारिक डील करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि जो एक धमकी दी थी, उस धमकी के आगे क्या भारत झुक गया, और झुक गया तो उसके बारे में बताया क्यों नहीं जा रहा है। ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब सरकार में बैठे लोग ही अब दे रहे हैं। सेना के अधिकारियों के बीच में से ये जवाब निकल कर आ रहे हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस पूरे प्रकरण में सेना के मनोबल को किस तरह से झटका लगा है, वो बहुत गंभीर मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, सेना का मनोबल टूटा है, और सेना के अधिकारियों की जो बातें आ रही हैं समीर जी, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सेना के अधिकारी जो है वो सरकार के रवैये से नाखुश जो है वो हैं शायद, और इसलिए वो जो बातें उनके आ रही हैं निकलकर। हालांकि चूंकि भारत की सेना जो है बहुत संतुलित और बहुत अनुशासन वाली सेना है, तो इसलिए चूंकि जो संविधान में
स्थितियां हैं और जो उनके अधिकार हैं उसी के दायरे में रहकर वो बोल रहे हैं, लेकिन उस दायरे के भीतर भी उनका एक तरीके से कहा जाए कि अंदर की भावनाएं जो है, गुस्सा जो है, वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उनके मन के अंदर सेना के अधिकारियों को क्या चल रहा है कि सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ या व्यापारिक स्वार्थ में देश का किस तरीके से नुकसान किया और सेना का मनोबल गिराया। ये उनके समझा जा सकता है, उनके जो भावनाएं प्रकट हो रही हैं उससे ये शायद आभास मिलता है। जी बिल्कुल, देश की पूरी सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया है और ये केवल राजनीतिक फायदे के लिए, व्यापारिक फायदे के लिए अगर ये देखा जाए। और अब जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बात की पुष्टि करते दिखाई पड़ रहे हैं, भले ही परोक्ष रूप से वो कर रहे हो, लेकिन उससे साफ है कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है और विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो कितने महत्वपूर्ण है और सरकार उनका जवाब क्यों नहीं दे रही है, यह भी दिखाई पड़ रहा है कि आखिर उसकी कौन सी मजबूरी है। बहुत सारे सवाल हैं और ये निकल कर धीरे धीरे आ रहे हैं। निश्चित तौर पर संसद में भी पूछे जाएंगे मानसून सत्र में और जवाब तो देना ही पड़ेगा और क्या जवाब मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन महत्वपूर्ण है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इधर बीच अब जिक्र करते हैं चुनाव आयोग का। बिहार में जिस तरह से चुनाव से पहले एक फरमान जारी किया गया कि वहां पर मतदाता सूची की गहन परीक्षण के तहत उसको लाया जाएगा, यानी उसको पूरी तरह से उसका ओवरहॉलिंग की जाएगी। उसमें नए मतदाता उस सूची में जोड़ने के लिए लोगों के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र यानी माता और पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र मांगे गए। बहुत विरोध होने लगा और विपक्षी दलों ने ही नहीं, वहाँ पर बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के संगठन हैं उन लोगों ने भी। अब उसमें चुनाव आयोग ने कुछ संशोधन किया है, पूरी तरीके से तो रोल बैक नहीं किया है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए हैं और सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर आपत्ति थी उन पॉइंट्स में थोड़ी सी उन्होंने नरमी बरती है। हाँ समझिए, थोड़ी सी नरमी बरती है और कल जो है चुनाव आयोग ने 2003 की तक की जो मतदाता सूची है उसको अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर और ये कहा गया है कि 2003 की मतदाता सूचियों में ये स्पष्ट किया है कि 1987 के बाद जन्मे लोगों को अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है यदि उनके नाम 2003 की मतदाता सूची में हैं। यानी अभी तो ये था कि जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में हैं और वो 1987 के बाद जन्मे तब भी उनको प्रमाण पत्र देना है अपने माता पिता का, लेकिन उनको अब देने की आवश्यकता नहीं है, ये उसकी तरफ से कहा गया है। और चुनाव आयोग का जो आधिकारिक बयान उसमें कहा गया है कि बिहार की मतदाता 2003 की मतदाता सूची जिसमें 4,96,00,000 मतदाताओं का विवरण शामिल है उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और 24 जून को SIR पर अपने विशेष जो विस्तृत निर्देशों में चुनाव आयोग ने उल्लेख किया था कि CEO, DEO, ERO 1 जनवरी 2003 की अर्हता तिथि वाली मतदाता सूची को सभी बूथ लेवल अधिकारियों को हार्ड कॉपी में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराएंगे, साथ ही अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध कराएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर सके और अपना गणना फॉर्म जमा करते समय दस्तावेजी साक्ष्य रूप में उपलब्ध कर सके। बयान में यह कहा है चुनाव आयोग ने कि बिहार की 2003 की मतदाता सूची की उपलब्धता की आसानी से बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में काफ़ी सुविधा होगी क्योंकि अब कुल मतदाताओं में से लगभग 60% को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ेगा। उन्हें केवल ER में 2003 की मतदाता सूची से अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और भरा हुआ गणना फॉर्म जमा करना होगा, यानी फॉर्म अभी भी जमा करना पड़ेगा। मतदाता और BLO दोनों ही इन विवरणों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तो चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की बिहार मतदाता सूची में नहीं है वे अपने माता या पिता के लिए कोई अन्य दस्तावेज देने के बजाय 2003 मतदाता सूची के अंश का उपयोग कर सकता है। ये छूट मतलब उस समय जो उन्होंने दस्तावेज दिए थे 2003 के मतदाता सूची के समय वो दे सकते हैं। और चूंकि लेकिन अभी तक ये था कि भले ही उन्होंने दिया है लेकिन फिर से उनको देना पड़ेगा। और ये कहा गया कि ऐसे मामलों में उसके माता या पिता के लिए किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी, केवल 2003 की ER का प्रासंगिक अंश विवरण ही पर्याप्त होगा। ऐसे मतदाताओं को केवल अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, साथ ही भरे हुए गणना फॉर्म के साथ में करना होगा। और ये भी कहा कि अब जो जारी दिशा निर्देश है उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उसे मतदाता की अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए कई तरह के पात्र सरकारी दस्तावेज में से कोई एक जमा करना होगा। गणना फॉर्म
फॉर्म के अलावा आवेदक को उसमें की गई घोषणा का समर्थन करने के लिए एक अतिरिक्त घोषणा फॉर्म भी भरना होगा। और 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए स्वयं की जन्मतिथि और जन्म स्थान को स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज आवश्यक है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2003 के बीच जन्मे लोगों को स्वयं और माता पिता में से किसी एक के जन्म स्थान और तिथि के प्रमाण के रूप में दस्तावेज देने होंगे। और 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को स्वयं और माता पिता दोनों के जन्म स्थान और तिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये इसको लेकर सुधार किया है चुनाव आयोग ने। और चूंकि अभी तक ये था कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम हैं भी, और अगर वो 1987 के पहले जन्मे हुए हैं तो उनको अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र भी देने होंगे। उससे राहत दी है, लेकिन बहुत सारी बंदिशें अभी भी लागू हैं। और इसी तरह की बंदिशें असम में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में चुनाव आयोग ये जिस तरह से नियम उसने नए फरमान जारी किए थे, उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि एनआरसी को एक बैकडोर से लागू करने की कोशिश की जा रही है। वहीं असम सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो एडल्ट लोगों के आधार कार्ड बनेंगे, उनके आधार कार्ड उनका अप्रूवल वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देगा। इसको लेकर AIUDF के नेता हैं रफ़ीकुल इस्लाम, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि कहीं भी बने इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत लोगों के आधार कार्ड नहीं बनने चाहिए। तो ये पहचान पत्र, चाहे वो मतदाता सूची हो, मतदाता पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, उन सब को लेकर एक क्या चल रहा है, बहुत ही इसको लेकर एक रहस्य बना हुआ है। और आरोप लग रहे हैं कि ये षड्यंत्र है कुछ लोगों के जो मतदाता सूचियों से बाहर करने के और अपने लोगों के या फेक लोगों को मतदाता सूची के अंदर डालने की। सुन लेते हैं रफ़ीकुल इस्लाम जो AIUDF के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं असम में इस नए फरमान पर। देखिए, DC के ऑफिस से इशू करे या मुख्यमंत्री के ऑफिस से इशू करे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। और इसकी जो आधार कार्ड के लिए कोई अप्लाई करता है तो उसको कागजात को खूब चेक करे, उसको इंक्वायरी करे और फिर उसको इशू करे। ये हमारा इसमें कोई मतलब वो एतराज़ नहीं है। किसी गलत आदमी के हाथ में आधार कार्ड नहीं पड़ना चाहिए। कोई गलत आदमी जो एलिजिबल नहीं है, जो विदेशी है, बाहर से आए हुए हैं, वो अगर आधार कार्ड को लेना चाहते हैं गलत तरीके से तो उनके हाथ में आधार कार्ड नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए DC ऑफिस, CMO ऑफिस और कोई इंक्वायरी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सही आदमी के हाथ में आधार कार्ड या गलत आदमी के। रहा मसला DC ऑफिस से, DC ऑफिस को सरकार ये कर दे कि लोग जाके वहाँ परेशान ना हो, वहाँ जाके लंबी लंबी लाइन लगाने ना पड़े, वहाँ एक व्यवस्था कर दे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में एक व्यवस्था हो, जाके लोग वो अपना अप्लाई करे और एग्जामिन के बाद तुरंत उनको मिल जाए, ये व्यवस्था कर दे। हमें उसके और दूसरा कोई नहीं चाहिए। लेकिन गलत आदमी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। हम भी चाहते हैं वो, क्यों विदेशी बाहर वालों के हाथ में क्यों पड़ेगा। लेकिन एक बात हम लोग आपको क्लियर कर देते हैं, आसाम में जो मुसलमान है, एक भी मुसलमान विदेशी नहीं है। मुसलमान के हाथ में कागजात है, बिल्कुल रिकॉर्ड है, उनके वोटर लिस्ट है, उनके लैंड रिकॉर्ड्स है, NRC का उनके बाप दादा के पास कागज है, बिल्कुल जेन्युइन है। जो बीजेपी वाले जिनको रेड कारपेट बिछा दिया है, बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदू जो अभी भी आ रहे हैं और 71 के बाद लाखों के तादाद में आए हैं, अब वही लोग 2 नंबरी करके इस तरह आधार कार्ड निकालेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। जिनको बीजेपी ने रेड कारपेट बिछा देके उनको तो लीगल कर दिया, लेकिन जिनको बीजेपी टारगेट बना के DC ऑफिस में लोगों को ले जाना चाहते हैं, उनके पास कागजात है, जेन्युइन रिकॉर्ड्स है, उसको देखे, एग्जामिन करे। मैं तो यही कह रहा हूं कि DC ऑफिस नहीं, CMO ऑफिस भी अगर इंक्वायरी करके दे दे, लोगों को मिल जाएगा। लेकिन व्यवस्था सही होना चाहिए, वहां जाके लोगों को लाइन लगाना ना पड़े, वहां जाके लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन चक्कर लगाना ना पड़े, लोग वहां जाए ढंग से उनका काम। तो ये आधार कार्ड को लेकर असम में नए फरमान आए हैं और बिहार में मतदाता सूची में किस तरीके से बदलाव करने की साजिश की जा रही है, ये विपक्ष का आरोप है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब उसमें कुछ सुधार किए हैं, लेकिन बहुत सारे जो पाबंदियां थी, बहुत सारे दस्तावेज जमा करने थे, वो अभी भी बरकरार हैं वो नियम। और ये जो आरोप लग रहे हैं अमलेंदु जी की कैसे पहचान पत्र के जरिए अपने लोगों को पहचान पत्र देना और जो अपने विरोधी समझे जा रहे हों उनको तमाम जो ज़रूरी पहचान से संबंधित दस्तावेज हैं उनसे
एक बाहर रखना, ये एक साजिश रची जा रही है जो अभी ये विपक्ष कह रहा है। हाँ बिल्कुल विपक्ष कह रहा है। समीर जी, यहाँ प्रश्न ये भी उठ रहा है कि भाई अभी जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो जो मतदाता सूची जून 2024 में सही थी, इससे पहले 2003 के बाद कई विधानसभा चुनाव हो चुके। 2000 बिहार में 2005 से नीतीश कुमार उसी मतदाता सूची पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसका मतलब जो मतदाता सूची थी अभी तक, तो क्या नीतीश कुमार घुसपैठियों के वोट के बल पे बने थे मुख्यमंत्री? और क्या चुनाव आयोग ये कहना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, घुसपैठियों के वोट पे बने हुए हैं? आखिर इसका तात्पर्य क्या है? ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसको लेकर बहुत सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये स्वयंसेवक कौन है भाई जो इसकी तैयारी कर रहे हैं? आखिर चुनाव आयोग को ये जानकारियां कैसे मिल रही हैं? और जो मई 2024 में जो मतदाता सूची सही थी वो अब आकर गलत कैसे हो गई? इसको लेकर उन्होंने कल एक ट्वीट किया बहुत जबरदस्त। हाँ, बहुत उन्होंने एक विस्तार से उसके बारे में जिक्र किया है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि सबसे पहले उन स्वयं सेवकों की पहचान उजागर की जाए जिनको बिहार और बंगाल में मतदाताओं के सत्यापन में लगाने की योजना रची जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि वो स्वयं सेवक सत्ता पक्ष और उनके संगी साथी से संबंधित किसी भी संगठन, मुख्यालय या शाखा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन करके ये निश्चित किया जाए कि वो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध लोग नहीं हैं। संदिग्ध स्वयं सेवकों को किसी भी सूरत में इस जालसाजी का हिस्सा न बनने दिया जाए, चाहे इसके लिए कोर्ट का दरवाजा ही क्यों न खटखटाना पड़े। माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अधिकार है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है और न ही इसका कहीं कोई उदाहरण है कि उसमें आम लोगों को इस तरह स्वयं सेवक बनाया जाएगा। जो मतदाता सूची पिछले जून में सही थी वो इस जून में गलत कैसे हो सकती है? सत्ता पक्ष हार के डर से ऐसा कर रहा है। लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और कल को उत्तर प्रदेश में इस चालबाजी से भले कुछ वोट कम हो जाएं, लेकिन भाजपा हारेगी और हमेशा के लिए हारेगी। पराजय का डर ही षड्यंत्र रचता है, निंदनीय कृत्य। बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जो पुनरीक्षण कार्य में लोगों को लगाया जाएगा वो सरकारी कर्मचारी ना होकर उसमें तमाम दूसरे लोग, निजी लोग, स्वयं सेवक लगाए जाएंगे। अब ये स्वयं सेवक कौन होंगे? ये आरोप लग रहा है कि ये स्वयं सेवक होंगे जो अपने लोगों को उसमें अपने हिसाब से मतदाता सूची में नाम डलवाएंगे और जिनको विरोधी समझेंगे उनको मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। छोटे मोटे पैमाने पर अक्सर होता रहता है ये, लेकिन उसमें होता है कि जो BLO होते हैं उनसे साठ गांठ करके ऐसा होता है। लेकिन अगर उन्हीं को पूरा का पूरा मतदाता सूची बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा तब तो फिर ये बड़े पैमाने पर जो आशंका जाहिर की जा रही है होने लगेगी। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये आशंका जाहिर की जा रही है। जैसा कि अखिलेश यादव ने आशंका जाहिर की है कि भाई ये स्वयंसेवक कौन होंगे, इन स्वयंसेवकों का क्या रिकॉर्ड है। और जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप लगा था समीर जी कि एक भाजपा नेता के कहने पर 7,000 वोट काट दिए गए, एक भाजपा नेता के कहने पर। और समीर जी एक मसला वहाँ का भी पहुँचा था, महाराष्ट्र का भी, बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुँचा। और वहाँ ये हुआ कि साहब एक विधानसभा क्षेत्र में 45,000 वोट जो थे वो फर्जी थे। और जब आपत्ति इस पर जताई गई तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप 45,000 फॉर्म 7 भरिए एक वोट के लिए, तब इस पे होगा। तो यानी आपने 45,000 एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्जी वोट भर लिए और जब उनको डिलीशन का वक्त आया, इसको डिलीट किया जाए, तो आप कह रहे हैं कि 7,000 जो है 45,000 आप फॉर्म 7 भरिए इसको डिलीट करने के लिए, वरना ये नाम रहेंगे। और यहाँ जिनके नाम है उनसे आप कह रहे हैं मतदाता आप जो है अपना जन प्रमाण दीजिए, माता पिता का भी दीजिए। तो ये दोहरा रवैया चुनाव आयोग का है। तो ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो साफ तौर पे सही सच होता हुआ नजर मतलब समझा जा सकता है कि विपक्ष के आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है ताकि हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से चुनाव जितवाया जा सके। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि ये चुनाव फिर भी हारेंगे, भले ही चुनाव आयोग इनकी कितनी भी मदद कर दे। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग और सरकार के साथ सांठगांठ के जो विपक्ष के आरोप हैं वो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से स्पष्ट साबित होते दिखाई पड़ते हैं कई बार। चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में हो, दिल्ली में चुनाव जब हो रहे थे उस समय मतदाता सूचियों की बात हो, जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि एक नेता की सिफारिश पर 7,000 वोट काट दिए गए। और इस तरीके से बिहार में जो बड़े पैमाने पर लाखों मतदाताओं के नाम
मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश की जा रही है, जो विपक्ष का कहना है वो बहुत हैरान करने वाला है कि कैसे लोगों के वोटिंग राइट्स उनको उनके जो मतदान के अधिकार हैं उनसे वंचित करने की साजिश की जा रही है, कैसे किया जा रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं और चुनाव आयोग इस पर घिरा हुआ है। चुनाव आयोग जवाब उसी तरीके से नहीं देता है जिस तरीके से बहुत सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। चुनाव आयोग का जवाब आता भी है तो वो एक लाइन का जवाब होता है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल यही आता है कि विपक्ष जो है वो झूठ बोल रहा है और विपक्ष जो है वो अपनी बात सही से मतलब नहीं कह रहा है, तथ्यों से बाहर जाके कह रहा है। एक रटा रटाया जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आता है, लेकिन अब चुनाव आयोग काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ नजर आ रहा है और इसलिए जब काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, कांग्रेस ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटना में, तेजस्वी यादव भी उसमें थे, इंडिया गठबंधन की कॉन्फ्रेंस हुई यानी संयुक्त, और ये कहा गया कि ये जो है हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से साजिश रची जा रही है ताकि दलितों, पिछड़ों, वंचितों के और अल्पसंख्यकों के वोट जो है काट के भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा सके। और सबसे खतरनाक बात समीर जी ये है कि उस जो प्रोफार्मा है उसमें ये बताया जा रहा है कि मतदाता की जाति पूछी गई है, यानी जनगणना में आप जाति नहीं पूछ रहे हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है कि उसमें जाति का कॉलम होगा, लेकिन वोट बनवाने के लिए आपको जाति बतानी है ताकि जाति के आधार पर आपके वोट काटे जा सकें और जाति के आधार पर आपके वोट जोड़े जा सकें। यह विपक्ष का आरोप है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जाति देखकर ही यह तय हो जाएगा कि इस व्यक्ति का वोट बनना है कि नहीं बनना है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनता चुन ली है और उसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। आम जनता खिलाफ है तो रहे खिलाफ, वोट ही आपका नहीं बनेगा तो पड़ेगा कहां से। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनता चुन ली है, चुनाव आयोग की मदद से वही वोट डालेगी, वही वोट कर देगी। ये बिल्कुल एक बड़ा आरोप है और उसको जिस तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है और हर जगह हर राज्य में अलग अलग तरीके से, बिहार में मतदाता सूची की ही पूरी ओवरहॉलिंग की जा रही है और ये आरोप लग रहा है कि जानबूझकर बड़ी संख्या में ऐसे वोटरों को मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश है जिनको भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वो उसके वोटर नहीं है। अब उसने कैसे पहचान की है, कैसे आइडेंटिफाई किया है, ये वो जाने या फिर चुनाव आयोग जाने, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जबरदस्त आवाजें उठ रही हैं। इसी दबाव में आकर चुनाव आयोग ने फिलहाल अपने इस फैसले में कुछ संशोधन जरूर किया है। और अब एक खबर का जिक्र करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और वो दिखा रहा है कि किस तरीके से जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं उनके आगे पूरा का पूरा प्रशासन, पुलिस, पूरी व्यवस्था वो पूरी तरह से पंगु दिखाई पड़ रही है। ये मामला है ओडिशा का। ओडिशा में वहाँ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं रत्नाकर साहू, उनको उनके दफ्तर के बाहर से घसीट कर कई लोगों ने मारा पीटा। वो विजुअल्स हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सबने देखी होंगी वो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल है। उसको लेकर एक बहुत अब एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अधिकारी अपने यहाँ सुरक्षित नहीं है। अक्सर खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से कि उनके दफ्तर से घसीट कर उनको लाया जाए और बहुत ही बेरहमी के साथ उनकी पिटाई की जाए और लोग देखते रहे वहां पर। हाँ समीर जी, और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां अब प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के दो मामले अभी समीर जी आए। एक तो एक विधायक जी जो थे वो ट्रेन में चढ़े और उनका एक यात्री से कुछ विवाद हुआ, फिर विधायक जी के समर्थकों ने बुरी तरीके से उस यात्री को मारा। वो काफी ज्यादा वीडियो वायरल हुआ और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई होती नहीं। बहुत ही वीआईपी ट्रेन और उसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हुए वो यात्री वंदे भारत में, यानी वो भी जो यात्री रहा होगा वो साधारण यात्री कोई नहीं रहा होगा और उसको इस तरीके से पीटा और विधायक जी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से बांदा के एक विधायक जी का आया कि उन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ जड़ा सबके सब पब्लिक ही सब। एक एमएलसी साहब का आ रहा है, वो एक डीसीपी जो है अंजलि विश्वकर्मा, उनसे उलझ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है कहा जाए कि दुर्व्यवहार जो उनके साथ किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने हथियार लेकर जो थे वो एक स्टेडियम में जाना चाहते थे, यार था। अब ये जो मसला आया है समीर जी उड़ीसा का, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ जंगल राज है और उस जंगल राज में भाजपा के नेताओं की खुले तौर पर दादागिरी चल रही है। ये इसकी तरफ इशारा करता है। वहाँ जो राजधानी, जो उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर में, उसका जो नगर निगम है
भुवनेश्वर नगर निगम उसके अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू, और वो अपने कार्यालय में बैठकर जनता की शिकायतें सुन रहे थे और तब उनको खींचकर जो बाहर मारा गया। भाजपा के नेताओं ने उनको मारा। उसके विरोध में आज जो है ओडिशा प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी जो हैं वो आज हड़ताल पर चले गए हैं। ये जो है, और इसको लेकर समीर जी काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। बीजू जनता दल ने भी विरोध किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का आवास घेरने की घोषणा की थी और उसमें वहाँ के जो एसीपी हैं, क्या नीलेश्वर लोब या नोब कुछ था, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। कांग्रेस ने उसको ट्वीट भी किया कि वो कह रहे हैं कि इधर कोई आए, उस पर चढ़े बैरिकेड पर, उसकी टांगे तोड़ना। ये एक पुलिस का अफसर जो कहता है वो सुना जा रहा है। तो किस तरीके से दादागिरी जो है, आपराधिक मानसिकता, ये सामने आ रही है। विपक्ष का इस तरीके का आरोप है। उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं समीर जी, नवीन पटनायक, उन्होंने इसको लेकर कल एक बहुत ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत वीडियो जो है बहुत खतरनाक है। इसको वीडियो को देखकर मैं बहुत ज़्यादा स्तब्ध हूँ। जो उन्होंने लिखा है वो आप बता भी सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि रत्नाकर साहू ओएस यानी ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, एडिशनल कमिश्नर बीएमसी, अतिरिक्त सचिव रैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको कार्यालय से घसीटा गया और एक भाजपा पार्षद के सामने उन पर बेरहमी से लात घूंसों से हमला किया गया, जो कथित तौर पर एक पराजित भाजपा विधायक उम्मीदवार से जुड़े थे। इससे भी ज़्यादा भयावह ये है कि घटना दिन दहाड़े राजधानी भुवनेश्वर के बीचों बीच हुई, जब एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे न केवल उन लोगों के खिलाफ तत्काल और अनुकरणीय कार्रवाई करें जिन्होंने शर्मनाक हमले की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। अधिकारी ने अपनी एफआईआर में जिन लोगों का नाम लिया है उन्होंने अपराधियों की तरह व्यवहार किया है। अगर एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक सरकार से किस तरह की कानून व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं। नवीन पटनायक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे ओडिशा के। उनका ये ट्वीट आया है और मुख्यमंत्री से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन बहुत हैरान करने वाली ये घटना है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और ये जो व्यवस्था को बनाने वाले लोग हैं, उसको संचालित करने वाले लोग हैं, वो खुद इस तरीके से भय में अगर रहेंगे तो फिर व्यवस्था किस तरीके से चलेगी, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। सुनते हैं मनोज झा इस घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं। तो मनोज झा को हम सुनेंगे, लेकिन जिस तरीके से नवीन पटनायक ने सरकार को घेरा है और मांग की है वो दिखा रहा है ओडिशा में इस तरीके से कभी खबरें नहीं आया करती थी अमलेंदु जी की। जब से जी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है ऐसी ही खबरें आ रही हैं। और आपको याद होगा कि उड़ीसा के राज्यपाल के बेटे का भी एक मसला आया था कि एक अधिकारी को उन्होंने जो था वो उसके साथ दुर्व्यवहार किया कैंपस के अंदर राजभवन में, और उसको लेकर भी जो है वो नवीन पटनायक ने अपनी ट्वीट में लिखा है। और आखिर में उनका पहला यही है, वो लिखते हैं कि मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि श्री मांझी यानी मुख्यमंत्री जो है अपनी सरकार में विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देंगे और इस जघन्य कृत्य को पूर्व राज्यपाल के बेटे द्वारा एक अधिकारी पर हमले की तरह दंडित होने से नहीं बचाएंगे। ओडिशा के लोग इसे माफ नहीं करेंगे। चूंकि जो उस समय ओडिशा के गवर्नर थे, तत्काल गवर्नर रघुवर दास, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे के ऊपर आरोप था कि उसने, चूंकि वो अधिकारी था वो उनको समय से लेने के लिए नहीं पहुंच पाया एयरपोर्ट पर, तो राजभवन में जो थी उसकी पिटाई की थी। ये इस तरीके के आरोप थे और वो कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से आपने पूर्व राज्यपाल के बेटे को बचाया उस तरीके से आप इसको नहीं बचाएंगे भाजपा नेता को, बल्कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे, ये वो कह रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई करेंगे। चूंकि उससे पहले घटना हो चुकी है जिसमें कार्रवाई नहीं की गई, तो अब इसमें उम्मीद उन्होंने जताई है कार्रवाई होगी। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली घटना है कि सबके सामने किस तरह से बड़े अधिकारी को उनके दफ्तर से घसीट कर मारा जा रहा है, और तब जब वो वहां पर आम जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, यानी उस आम जनता के सामने, और उस आम जनता के सामने अब अधिकारियों की क्या एक कह लीजिए कि उनकी अहमियत रह जाएगी, उनकी इज्जत रह जाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि अधिकारियों के मनोबल को किस तरीके से एक उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल समीर जी, बहुत गंभीर मामला है कि अधिकारियों को मनोबल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सिर्फ मनोबल को नुकसान पहुंचाने की ही बात नहीं है समीर जी, अगर अधिकारी ही पिटेंगे तो फिर शासन कौन चलाएगा, सवाल ये है। और अधिकारियों को पीट कौन रहा है? हाँ, सत्तारूढ़ दल के लोग उनको पीट रहे हैं और सरेआम पीट रहे हैं, और कोई कार्रवाई भी उनके खिलाफ नहीं हो रही है और कोई माफी तलाफी भी नहीं हो रही है। हाँ। ना प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है कि मैं इन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा,
ये भी नहीं कहा जा रहा, मुख्यमंत्री भी नहीं कह रहे कि इनको दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अभी उस घटना के बाद से मुख्यमंत्री का कोई बयान, कोई ट्वीट आया नहीं है। किसी तरीके का कोई बयान, कोई ट्वीट मुख्यमंत्री का, वहां के मुख्यमंत्री का नहीं देखा गया है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, और बल्कि विपक्ष अगर प्रदर्शन कर रहा है तो जो पुलिस अधिकारी हैं, IPS हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी टांगे तोड़ देना जो इस बैरिकेटिंग की तरफ आए। यानी कि आप अधिकारियों को पीटेंगे सत्तारूढ़ दल के लोग, और अगर सत्तारूढ़ दल के लोगों के खिलाफ, अगर इसके कृत्य के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करेगा तो आप विपक्ष के प्रदर्शनकारियों की टांगे तोड़ेंगे। ये भी जो है इसको लेकर जो है कहा जाएगा। और इसको लेकर समीर जी, कांग्रेस ने भी जो है कल, हालांकि उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अपनी आपत्ति जो थी कांग्रेस ने दर्ज कराई थी, और उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा था कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये कहा गया कि इस वीडियो में जो उन्होंने उस वीडियो को भी टैग किया हुआ है, और उन्होंने लिखा है उसपे कि जो ये वीडियो ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी नेता अपरूपा राउत अपने गुंडों के साथ नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को मार रहा है। एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू को अगवा करने की कोशिश भी की गई है, जैसे तैसे कमिश्नर ने अपनी जान बचाई। ये है बीजेपी का जंगल राज, जहां अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई गुंडई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट है। नवीन पटनायक ने भी मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग है। हैरानी जताई है कि कैसे इतने बड़े अधिकारी को उनके ही दफ्तर में लोग घुसकर मार रहे हैं, और ये दिखा रहा है कि कितनी मजबूत और सुदृढ़ कानून व्यवस्था ओडिशा में इस समय काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, कितनी सुदृढ़ व्यवस्था है। और जो मैं आपको बता रहा था समीर जी की, उस अधिकारी का बयान कि जो वायरल हो रहा है काफी ज्यादा, उसको भी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए अपनी टिप्पणी की है कल, जो कि पैर पकड़ना नहीं है, पैर तोड़ना है। हाँ, ये लिखा है कांग्रेस पार्टी के ने अपने ट्वीट में कि ACP, ये बात भुवनेश्वर के ACP नरसिंह भोल ने कही है कि पकड़ना नहीं है, पैर तोड़ना है। जो पैर तोड़ेगा वो मुझसे इनाम पाएगा। किनका पैर तोड़ना है? जो इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने आएंगे, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। लिखा हुआ है कि ACP उन लोगों का पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं जो बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं। दरअसल पूरी रथ यात्रा हादसे में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। ये बीजेपी सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। इस हादसे के बाद जनता में बीजेपी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है और लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भुवनेश्वर के ACP इसी विरोध को कुचलने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं। ACP की बातों में जो घमंड है, जो गुंडे जैसा रौब है, ये बीजेपी सरकार की सोच का नतीजा है। जहां विरोध करने पर जनता पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन्हें जेल में ठूंस दिया जाता है। लेकिन बीजेपी याद रखे, ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। तो अजीबोगरीब ये घटनाएं दोनों ही अगर देखिए, एक तरफ एक इतना बड़ा वरिष्ठ अधिकारी पीटा जा रहा है, उसकी पिटाई के विरोध में सब कांग्रेस पार्टी अगर प्रदर्शन करने जा रही है, आवाज उठा रही है, तो उसी सिस्टम का एक अफसर उनको टांग तोड़ने की धमकी दे रहा है। और समीर जी, और इस समय हम लोग जब ये चर्चा कर रहे हैं तो जो X है यानी ट्विटर जो कहलाता है, उस पर हैशटैग ओडिशा जो है वो ट्रेंड कर रहा है, टॉप ट्रेंड्स में शामिल है। तो यानी उड़ीसा को लेकर चर्चा हो रही है पूरे देश भर में कि किस तरीके से उड़ीसा में जंगल राज आ गया है जब से बीजेपी की सरकार आई है। कल जो था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस के सांसद हैं सप्तगिरी उल्का, उन्होंने जो जगन्नाथ में जो भगदड़ हुई उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। और उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि कुछ मेहमान जो थे वो नहीं आ पाए थे, और बताया गया कि मेहमान जो थे वो गौतम अडानी थे, कि गौतम अडानी जो नहीं आ पाए तो इसलिए जगन्नाथ यात्रा जो थी एक दिन के लिए रोक दी गई और उसकी वजह से भगदड़ मची। अब ये उनका आरोप था, हमारा आरोप नहीं है, ये हमारा नहीं, उनके कांग्रेस के जो सांसद हैं सप्तगिरी उल्का, उनका कहना था कि इस तरीके की खबरें हैं। तो उन्होंने इसकी जाँच की मांग की कि ये सरकार जो कही थी ये AI से निगरानी होगी, इसको लेकर। यानी ओडिशा में जो अभी तक समीर जी बहुत तेजी से विकसित होता हुआ राज्य समझा जाता था और बड़ा अच्छा समझा जाता था, हालांकि पर्दे के पीछे से नवीन पटनायक बीजेपी का सहयोग करते थे, लेकिन अब समझ में आ गया है कि पर्दे के पीछे से सहयोग करने का नतीजा क्या होता है, वो समझ में आ गया है। तो लेकिन एक साल में ही किस तरीके से उड़ीसा का बंटाधार बीजेपी ने कर दिया है, ये साफ समझ में आ रहा है। तो ये अब दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से वहां कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है कि इतने बड़े अधिकारी को वहां पर जो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं उनको उनके दफ्तर में ही बीजेपी के लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और पूरी जनता के सामने, पूरे लोगों के सामने, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री को भी इस पर कोई अफसोस नहीं है कि ये इतनी बड़ी घटना हो गई, और इस घटना के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को
उनकी टांग तोड़ देने की धमकी पुलिस के अधिकारी खुलेआम दे रहे हैं। खैर, इस पर अभी लगातार जैसा बताया अमलेंदु जी ने कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, यानी सरकार भले ही उससे निष्क्रिय दिखाई पड़ रही हो, पर समाज और दुनिया उसको देख रही है, देश भर में उसकी निंदा हो रही है और उसके लिए सरकार की निंदा की जा रही है, सरकार को घेरा जा रहा है। और इधर महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और वहाँ शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने और विरोधी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किए हैं विधानसभा के बाहर। और आपको बता दें कि जो एक त्रिभाषा फॉर्मूला विपक्ष के विरोध के बावजूद, वहाँ के लोगों के विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लागू कर दिया था, उसका आदेश जारी कर दिया था, उसको वापस लेना पड़ा विरोध के चलते। और अब उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना उसको अपनी जीत बता रही है। उसको लेकर 5 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले हैं। एक सुनते हैं, जो देखेंगे कि किस तरह से वहाँ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर जब यू टर्न लिया सरकार ने, उसके पीछे विपक्ष का भी विरोध था और दूसरी ओर सरकार जाने का भी भय था, क्योंकि अजीत पवार भी त्रिभाषा फॉर्मूले के खिलाफ खुले तौर पर विपक्षी दलों की तरह बोल रहे थे। हाँ, बिल्कुल विपक्षी दलों की तरह बोल रहे थे और मजबूती से उन्होंने भी स्टैंड लिया, क्योंकि समीर जी उनकी भी जो राजनीति है पूरी, वो एक तरीके से मराठी मानुष की ही राजनीति है, बल्कि मराठा सरदार ही हैं। मतलब शरद पवार के बाद अगर मराठाओं के बड़े नेता हैं तो अजीत पवार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो उनके भी सामने संकट था। तो जिस तरीके से मराठी भाषा को अपमानित करने के लिए जो आरोप है, जैसा कि विपक्ष का और खासतौर से उद्धव ठाकरे का, कि मुख्यमंत्री जो है मराठी विरोधी हो गए, क्यों हो गए हैं, यह उन्होंने सवाल किया था उद्धव ठाकरे ने। और 5 जुलाई को वो विजय रैली निकालेंगे और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी भाषा के उस पर ही एकजुट भी हो गए थे और सरकार के खिलाफ रैली निकलने वाली थी। और उसमें शरद पवार का भी साथ मिलने वाला था, क्योंकि सुप्रिया सुले ने घोषणा कर दी थी कि शरद पवार जो है वो शामिल होंगे इस रैली में जाकर के, जो हिंदी को थोपने के खिलाफ जो रैली होगी उसको लेकर। तो वहाँ बैकफुट पर एक तरीके से आ गए। और इधर आज जो है वो किसानों के मसले को लेकर वहाँ प्रदर्शन हो रहा है एनसीपी शरद पवार की तरफ से। रोहित पवार ने उसको लेकर की भी जो अपनी बात कही है समीर जी। तो एनसीपी नेता रोहित पवार ने कुछ कहा है। विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है किसानों के मुद्दे पर महाराष्ट्र में अक्सर चर्चा होती रहती है और किसानों को लेकर सरकार पर आरोप भी लगते रहते हैं, अनदेखी के आरोप लगते रहते हैं। बड़ी संख्या में किसान वहां पर सुसाइड करते हैं, उसको लेकर सरकार की नीतियों की आलोचना होती है। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर, और इसको लेकर एनसीपी नेता रोहित पवार ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। देखो, गजनी कौन था? तो गजनी एक व्यक्ति था जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसको सिलेक्टिव चीज़ें याद होती थी, और कभी कभार जब इम्पोर्टेंट चीज़ होती है या जब इम्पोर्टेंट ओकेजन आते तो वो भूल जाता था। वैसे सरकार का हो गया। ये सरकार को एक डिजीज है कि वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी बताएगी और सत्ता आने के बाद वो भूल जाएगी। तो इसके लिए गजनी सरकार हमने बोला था इलेक्शन के वक्त, उन्होंने किसानों का कर्ज माफी हम करेंगे, किसानों को दिन में लाइट देंगे, फिर इंश्योरेंस के बारे में बताया था, लाड़किया बहन योजना में हम बढ़त करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा था। लेकिन इलेक्शन होने के बाद कोई भी इस विषय के बारे में बात नहीं कर रहा। कोई भी सरकार में जो नेता है इस बारे में कोई भी कॉन्क्रीट बात नहीं कर रहा, और जो भी बता रहे तो योग्य टाइम पे हम करेंगे या हमने बताया नहीं था। इनके जो इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये चीजें लिखी थी, तभी वो भूल गए। आज किसान दिन है महाराष्ट्र में, तो थोड़ा सा सरकार को याद दिलाना चाहते हैं हम कि ये चीजें आप भूल गए जो आपने लोगों को बताई थी। एक नया बिल जो है वो पास किए जाने की बात कही जा रही है, जन सुरक्षा बिल। इसको लेकर लगातार विरोधक जो है वो अपोज कर रहे हैं। सत्ताधारी का ये कहना है कि ये अधिवेशन में इस पर बात की जाएगी और जल्दी इसे टेबल किया जाएगा। क्या बिल में जो है कमियां हैं वो आपको लगता है? नहीं, एक तो बहुत डेंजरस बिल है, उसको लाने की जरूरत नहीं। एक साइड जो अपने अमित जी है, अमित शाह जी, जो देश के होम मिनिस्टर है, वो बता रहे हैं कि 26 तक पूरा नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, और दूसरे बाजू को उनका ही सरकार महाराष्ट्र में ऐसा कह रहा है कि नक्सलवाद अभी बढ़ते जा रहा है, इसीलिए ये कायदा लाना है। अभी अगर कायदा अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसे कुछ कलम है जहाँ पे लोग डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई भी आंदोलन नहीं कर सकता, कोई भी अपनी बात जो संविधान का आपका हक है
वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये चीज़ें बहुत डेंजरस है, और अगर उसमें ऐसे भी प्रोविजंस के आपकी अगर जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, वो भी उसका कब्जा ये सरकार वहां पे ले सकती है। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है आगे जाके। जो संविधान है, जो हमारा बेस है, जिसके कारण हम बात कर सकते हैं, तो वो ही हमारा जो हक है, लोगों का हक है, वो निकल जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, अबू आजमी की एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। औरंगजेब पर कमेंट जिस तरीके से किया गया था, उसके बाद कोर्ट का वो एक्शन है। सरकार इस पर अभी तक सरकार का ये स्टैंड है कि इस पे जो है कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को और कोर्ट के इस एक्शन? नहीं, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट सेशन आ गया, लास्ट सेशन में उन्होंने कुछ कहा था, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट में विषय गया, कोर्ट ने भी शायद उनको बेल रिजेक्ट की जो है, तो सरकार ने इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे है कि आगे जाके और एक आध स्टेटमेंट वो कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए पूरा स्टेट, पूरा इंडिया से उनका मतदार संघ है। मतदार संघ को देखते हुए, उनका जो मतदान का इक्वेशन देखते हुए वो स्टेटमेंट देते जाते हैं, और बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो सरकार का एक आध व्यक्ति उनको फोन करके बताता है आज ये स्टेटमेंट करो, क्योंकि लोगों में विषय शिफ्ट होना चाहिए, ड्रिफ्ट होना चाहिए, ध्यान हटाना चाहिए, तो वो ऐसे आके सरकार का सुनते हुए कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस तरीके का स्टेटमेंट देता है, वो महाराष्ट्र में जो भी प्रतिनिधित्व करता है एमएलए, वो चीज योग्य नहीं है। तो ये महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और एनसीपी नेता रोहित पवार कह रहे हैं कि गजनी सरकार है, वादों को अपने भूल गई है, और इसी को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर भी हंगामा हो रहा है, ज़बरदस्त सरकार का विरोध हो रहा है, और खबर आ रही है कि कांग्रेस के नेता नाना पटोले को सस्पेंड कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ विपक्ष का विरोध जारी है तमाम मुद्दों पर, और जब विपक्ष के विरोध को से गिरते हुए और महत्वपूर्ण जो फैसला लिया था सरकार ने त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने का, और आरोप लग रहा है कि वो केंद्र सरकार के दबाव में लिया था, उसको वापस लेना पड़ा है। और अब इधर खबर ईरान से भी आ रही है, महत्वपूर्ण खबर आ रही है। वहाँ भी मध्य पूर्व में जिस तरीके से ईरान और इसराइल के युद्ध के बाद ईरान की स्थिति मजबूत हुई है, अब वहाँ समीकरण बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या ताज़ा खबर है अमलेंद्र जी? हाँ बिल्कुल समीर जी, समीकरण बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगले हफ्ते जो है बातचीत हो सकती है ईरान से, टेबल टॉक हो सकती है, मतलब जो परमाणु निरस्त्रीकरण है उसको, और उस पर ईरान की तरफ से कोई पहले सकारात्मक नहीं आई थी प्रतिक्रिया, और ये कहा गया था कि पहले आप जो है इजराइल का एग्रेशन रोकिए, उसके बाद आपसे कोई बातचीत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल सुबह जो थी, मतलब वो बातचीत की थी ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन से, और उन्होंने कहा था कि हम इसको वार्ता को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मध्य पूर्व में शांति बने रहे, इस पर काम करना चाहते हैं। तो डॉक्टर मसूद पेजेशकियन ने उनसे भी साफ कह दिया था कि अमेरिका जो है वो बातचीत के पीछे से जो है हमला कर देता है, तो ये नहीं चलेगा। पहले अमेरिका को स्पष्ट होना पड़ेगा कि उसे बातचीत करनी है कि युद्ध करना है, ये आपको पहले तय करना पड़ेगा। उन्होंने कहा इमैनुअल मैक्रों ने कि हम इसको वार्ता, हम चाहते हैं कि वार्ता हो और वार्ता के जरिए ही मसला हल हो। और आपको याद होगा समीर जी कि जिस समय तनाव चल रहा था और युद्ध जैसी परिस्थितियाँ थी ईरान और इजराइल के बीच, उस समय भी इमैनुअल मैक्रों ने लगातार कहा था कि ये युद्ध के जरिए जो है या हमले के जरिए ये मसला हल नहीं हो सकता, कूटनीति से हल होना चाहिए। तो इमैनुअल मैक्रों ने उस पर बातचीत की, तो G7 की बैठक में भी इसको लेकर विरोध किया, उसमें किया था। अब कल जो है जो ईरान के विदेश मंत्री हैं सैयद इस्माइल अरागची, उन्होंने और मिस्र के विदेश मंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत की है, और टेलीफोन पर बातचीत में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ईरान के खिलाफ जायोनी शासन यानी इजराइल का जो है सैन्य आक्रमण की समाप्ति के बाद जो है नवीनतम जो क्षेत्रीय घटनाएं उन पर हम नजर रखे हुए हैं, और वार्ता को फिर से शुरू करने का निर्णय लेते हुए हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि वाशिंगटन फिर से सैन्य हमलों के लिए बातचीत का दुरुपयोग ना करे, ये उन्होंने मिस्र के विदेश मंत्री से कहा। और उन्होंने कहा कि हालांकि कूटनीति के दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकते, और यूरेनियम संवर्धन पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यूरेनियम संवर्धन एक वैज्ञानिक उच्च तकनीक वाला उद्योग है, अगर नुकसान होता है तो हम तेजी से ठीक हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बम संवर्धन ज्ञान या तकनीक को नष्ट नहीं कर सकते, ये उनका साफ तौर पर कहना है कि यानी जो तकनीक है यूरेनियम संवर्धन की, उसका इस्तेमाल कहाँ होना है, सवाल ये है। क्योंकि यूरेनियम संवर्धन का इस्तेमाल तो मेडिकल क्षेत्र में भी हो रहा है, ऊर्जा के क्षेत्र में भी हो रहा है, तो हम वही कर रहे हैं, हम बम नहीं बना रहे हैं। हालांकि जो IAEA है, जो इसकी यूनाइटेड नेशंस की परमाणु निगरानी संस्था जो है,
पहले तो उसने कहा था कि ईरान जो है कोई बम नहीं बना रहा है, उसका कोई इरादा भी नहीं है और उस तरह की नहीं है। अब लेकिन इस युद्ध के बाद जब सीधे सीधे IAEA के ऊपर यह आरोप लगे कि परमाणु ठिकानों की और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन का पता जो है वो IAEA के अधिकारियों ने जो है वो इजराइल और अमेरिका को दिया, तभी उन्होंने सटीक हमले किए, ये आरोप लगे। उसके बाद फिर जो उसके चीफ है ग्रोसी, उनके ऊपर ये आरोप लगा। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि भाई इन ग्रोसी ने जो है ये अपनी रिपोर्ट खतरनाक तरीके से दी और इस पर चुप्पी साध रखे, इसीलिए इजराइल को अमेरिका को जो था वो हमला करने का मौका मिला। अब उसके बाद जब ईरान की संसद ने पास कर दिया कि हम IAEA के अधिकारियों को ईरान में नहीं घुसने देंगे जब तक कि वो ये गारंटी नहीं देंगे कि यहाँ से चीज़ें लीक नहीं होंगी, लोकेशन लीक नहीं होगी और सुरक्षा की गारंटी देंगे, तभी हम उनको अनुमति देंगे और उनको सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद अब उनका ग्रोसी का जो बयान आ गया है कि साहब वो यूरेनियम संवर्धन उसको चल रहा है और 2 से 3 महीनों में अगर वो चाहे तो वो बम बना सकता है। तो अब ये उनका आ गया। तो अब ये एक नए तरीके से, यानी अभी तक तो दबाव था कि जो उनकी अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी वो ये कह रही थी कि नहीं बना रहा है, IAEA की थी कि नहीं बना रहा है। अब इसका मतलब ईरान को नए सिरे से फांसने के लिए ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इसको देखना होगा कि आने वाले समय में मध्य पूर्व में क्या होता है और अमेरिका और ईरान के संबंध किस दिशा में जाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। और इधर बीच जो जिस तरीके से बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के उन तीनों परमाणु जो संयंत्र हैं, प्लांट्स हैं, उनको नष्ट कर दिया गया है। उनमें से फोर्दो में अभी खबरें आ रही थी, हालांकि उनकी कहीं पुष्टि नहीं हुई है, वहां फिर से काम शुरू हो गया है। इस तरह की खबरें आ रही कि जो यूरेनियम संवर्धन का काम है। हाँ, समझिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स हैं, उन्होंने जो गूगल का सैटेलाइट मैप है उसके जरिए वो चित्र दिए हैं कि वो फोर्दो में जो संरचना का थोड़ा नुकसान हुआ था उसका पुनर्निर्माण शुरू हो गया है, वहां फिर से सब कुछ ठीक ठाक किया जा रहा है जो भी नुकसान हुआ था। जी बिल्कुल। तो ये इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयानों में घिरे हुए हैं, चूंकि उनके बातों का जो खंडन है वो पेंटागन ने किया है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किया है और ईरान ने तो पहले दिन से ही कहा था कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब खबर आ रही है कि वहां पर फिर से काम शुरू हो गए हैं। खैर, इन सारे मुद्दों के बीच में जिस तरीके से भारत में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल और भी गंभीर होते जा रहे हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका में एक इंटरव्यू में जो बातें कही हैं उनसे ये साबित होता है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, नुकसान की जो बातें आ रही हैं, जो फाइटर प्लेन्स के नुकसान की बातें आ रही हैं, वो बातें सही है। अब इसको लेकर सरकार से सवाल और भी पूछे जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये सवाल बने हुए हैं। रहेगी इन सब पर हमारी भी नज़रें और आपको हम अपडेट जो होगा वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।